नमस्कार मित्रों, आज फिर हम एक बार शाम को 5 बजे इकट्ठे हो रहे हैं कुछ बातें करने। बातों का सूत्र हम वहीं से प्रारंभ करेंगे जिन मुद्दों पे हमने कल और परसों बात की। कल एक महत्वपूर्ण बात हम लोग कर रहे थे भाषा पर और हिंदी भाषा पर। और हिंदी भाषा पर बात करते समय एक निष्कर्ष यह निकला था कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपना विकास अपनी मातृभाषा के आधार पर किया है। 39 विकसित देशों में से 5 देशों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के 34 देश बिना अंग्रेजी का उपयोग किए विकसित हुए हैं। तब फिर भारत के साथ क्या दिक्कत है? और जैसा कि मैंने कहा था कि भारत के साथ जरा सी दिक्कत है कि भारत दुनिया का अकेला बहुभाषी देश है। दुनिया के ज़्यादातर देश एक ही भाषा पर केंद्रित हैं, लेकिन भारत लगभग 22 भाषाएं यहाँ पर हैं। और जब 22 भाषाएं एक सूत्र में बंधी हों तो चुनौती निश्चित रूप से बढ़ जाती है। यह मैं कल कह ही चुका था कि हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा समझी जाती है। हिंदी में 2 लिपियों का उपयोग होता है। भारत में जहाँ देवनागरी का उपयोग किया जाता है, वहीं पाकिस्तान आदि में इसके लिए फारसी लिपि का उपयोग किया जाता है। और मज़े की बात है कि कुछ लोग हिंदी और देवनागरी को एक दूसरे का पर्याय समझ लेते हैं। नहीं मित्रों, भाषा और लिपि में अंतर है। देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती हैं। इसमें सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद हिंदी, मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, और अब तो कई भाषाएं, कोंकणी, बोडो, ये सारी भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाने लगी हैं। तो लिपि और भाषा अलग अलग हैं। हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। भाषा के रूप में हिंदी जो व्यवहार की भाषा है वो आज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। फिर हिंदी इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? तो कल मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हिंदी में जो विश्वविद्यालय लेवल पर पठन पाठन है वो बहुत देरी से शुरू हुआ। 1858 में जहाँ एक बार एक और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मराठी और गुजराती का पठन पाठन प्रारंभ हो चुका था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास यूनिवर्सिटी में तमिल और तेलुगु का पठन पाठन शुरू हो चुका था। वहीं बंगाल प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बंगला भाषा का पठन पाठन शुरू हुआ था। तो भारत की 5 भाषाओं में सबसे पहले पठन पाठन प्रारंभ हुआ और हिंदी का उसमें कोई स्थान नहीं था। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, मैं आज जिस तथ्य की ओर आपको ले जाना चाहता हूं कि हिंदी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। एक तरह से बनारस हिंदी के प्रारंभिक गढ़ों में से एक है। और जो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में बता रहा था वह प्रारंभिक बनारस में हुआ था। इस दृष्टि से बनारस को आप हिंदी का प्रारंभ बिंदु पठन पाठन की दृष्टि से मान सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, उसमें हिंदी को
कोई स्थान नहीं दिया जाता। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो वहाँ हिंदी को कोई स्थान नहीं मिलता। और ऐसे समय पे बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में नागरी प्रचारणी सभा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी के पूरे भारत भर में फैले हुए ग्रंथों का प्रकाशन करती है, उनको सामने लाती है, और इतना ही नहीं करती, एक व्याकरण की आवश्यकता को अनुभव कर लेखन का कार्य करने की परियोजना पर जुटती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में व्याकरण लेखन के लिए विद्वानों की ढूंढ प्रारंभ होती है और अंततः जबलपुर के मिडिल हाई स्कूल के प्रधानाचार्य कामता प्रसाद गुरु को यह दायित्व दिया जाता है कि वे हिंदी का व्याकरण लिखें। नागरी प्रचारणी का यह हिंदी का व्याकरण, जिसे हम पहला पर्याप्त व्याकरण कह सकते हैं हिंदी का, 1919 में प्रकाशित होता है। और जब 1919 में हिंदी का पहला व्याकरण आता है तब 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय हिंदी को एक भाषा के रूप में अपनाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय हिंदी को पहले अपनाता है, और वहीं हम धूर्त हिंदुओं द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उस समय भी हिंदी को गंवार भाषा के रूप में समझता था। यह तो नागरी प्रचारणी सभा में जो विद्वान जुटे हुए थे उनके परिश्रम को हमें सैल्यूट करना चाहिए, हमें वंदन अभिनंदन करना चाहिए कि पूरे देश में जब हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ तो 1924 में अंततः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को हिंदी को अपनाना पड़ा। अब आप कल्पना करिए कि भारत की 5 भाषाएं 1858 से उनका पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंदी को यह स्थान हिंदी प्रदेश के बाहर कलकत्ता में 1919 में प्राप्त होता है, और हिंदी क्षेत्र में यह स्थान उन्हें 1924 में जाके मिलता है। तो हम कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति स्वयं कितने हे दृष्टि से स्वयं सोचते थे, कितनी हीन भावना हमारे अंदर थी, इसको समझा जा सकता है। स्वयं कथा सम्राट प्रेमचंद ने अपना कथा साहित्य देवनागरी में लिखना प्रारंभ नहीं किया था। वे लिख तो हिंदी में ही रहे थे, लेकिन उनकी लिपि फारसी थी। मित्रों, श्याम सुंदर दास की परंपरा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिश्रम के बाद जब हिंदी परिष्कृत रूप में आई तो दूर दूर गांवों में जो अनपढ़ जनसंख्या रह रही थी उसको पढ़ने लिखने का मौका मिला। आज लोग एक झटके में ये कह देते हैं कि सब फला वर्ग ने हमको नहीं पढ़ने दिया। खुल के बोलता हूँ, आज की जो दलित साहित्य की अवधारणा है वो कुप्रचार करती है कि हमें ब्राह्मण वर्ग ने, उच्च वर्ग ने पढ़ने नहीं दिया। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि 18वीं शताब्दी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मणों या अन्य उच्च जाति के वर्ग के लोगों को स्वयं पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं था। हमारे देश पे जाहिलों का शासन था, जिसे महान सम्राट अकबर कहा जाता है, वह स्वयं अंगूठा टेक था। और जब इन्होंने पठन पाठन प्रारंभ किया तो 2 धाराएं फूटी, एक दारा शिकोह की धारा और एक औरंगजेब की धारा। दारा शिकोह की धारा भारतीय संस्कृति का प्रतिरूप थी, वहीं औरंगजेब की सांसें अरब के प्रायद्वीप से आने वाले हवाओं से चलती थी। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अरब से आने वाली हवाओं ने भारतीय संस्कृति की धारा दारा शिकोह को नष्ट कर दिया। जब दारा शिकोह जैसे लोग भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा थे वह जीवित नहीं रह सकते थे,
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूर गांवों तक बसी हुई ये जनसंख्या आखिरकार कैसे पठन पाठन कर पाती है। मुहावरे चल निकले। पढ़े लिखे होने का मतलब फारसी जानना हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके 500 साल में सन 1200 से लेके और 1700 तक अपने चरम पर पहुंची और पूरा का पूरा हिंदी क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से अंधकारमय हो गया। अक्सर कर वामपंथी श्री धर्मपाल की एक पुस्तक का प्रचार करते हैं जब वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। वामपंथियों के साथ बड़ी विडंबना है, बहुत बड़े दोगले हैं। अंग्रेजों के विरोध करते समय तर्क कुछ और देंगे और भारतीय संस्कृति का विरोध करते समय तर्क कुछ और देंगे। तो जब वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं तो ये बताते हैं कि भारत के शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों ने तोड़ दिया। वो ये इस बात को छिपा लेते हैं कि जो अंग्रेजों से पूर्व यहाँ पे सत्ता थी वो पहले ही यहाँ की शिक्षा प्रणाली को तोड़ चुकी थी। तो वो धर्मपाल की पुस्तक का रेफरेंस देते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इतने विद्यालय थे। अरे साहब, अंग्रेजों के क्षेत्र में वो विद्यालय थे। अंग्रेजों ने स्वयं उसका अध्ययन करके अपने पुस्तकालयों तक पहुंचाया। धर्मपाल जी लंदन के उस पुस्तकालय के प्रभारी थे। वहाँ से उन्होंने उन तथ्यों को इकट्ठा किया और उन तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद दुनिया के सामने रखा कि भारत में शिक्षा प्रणाली कितनी मजबूत थी। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि धर्मपाल जी के उस ग्रंथ में मुगल भारत, उत्तर भारत, हिंदी भारत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बहुत विचारणीय बात है। मैंने धर्मपाल जी के उस ग्रंथ का बड़ी गहनता से अध्ययन किया और मैंने पाया कि उसमें जो आंकड़े हैं वो केवल और केवल 3 प्रेसिडेंसियों के हैं। हिंदी क्षेत्र के कोई आंकड़े उसमें नहीं दिए गए। और हिंदी क्षेत्र के आंकड़े अगर देखने हैं तो वो आप जान सकते हैं। लेकिन हिंदी क्षेत्र में पढ़ने की बड़ी लालसा थी। आवागढ़ में एक राजा थे, राजा बलवंत सिंह, अंगूठा टेक अकबर की तरह। आगरा में एक विद्यालय स्थापित करने की बात आई कि एक विद्यालय स्थापित किया जाए। तो उन्होंने उस विद्यालय को स्थापित करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दान पत्र पे जब लिखना शुरू किया तो अपनी मर्जी से 0 0 0 0 लगाते चले गए और अपना बहुत सारा धन आगरा के उस विद्यालय के निर्माण के लिए दे दिया। वह उनके द्वारा स्थापित विद्यालय आज भी एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसे हम राजा बलवंत सिंह कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो साथियों, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हम हिंदी क्षेत्र के लोग जहां एक तरफ धूर्तता कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी हिंदी क्षेत्र के लोग जो मध्यम वर्ग के लोग थे, अगर आप पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखें तो चाहे श्याम सुंदर दास हों, चाहे राम नारायण मिश्र हों, चाहे शिव कुमार सिंह हों, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे मुंशी प्रेमचंद हों, इनमें कोई भी धनी व्यक्ति नहीं था। सब मध्यम वर्ग के लोग थे। सारे लोग मध्यम वर्ग के जुट के हिंदी की सेवा में जुड़ गए और तब जाके हिंदी क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार सही तरीके से संभव हो पाया। तो ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता है कि किसी वर्ग विशेष ने किसी वर्ग विशेष को शिक्षा से वंचित रखा। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं जिनका न सिर होता है न पैर होता है, और केवल राष्ट्रवादियों के संचेतन ना होने के कारण, एकजुट ना होने के कारण उनके वो झूठ से गढ़े हुए नैरेटिव पूरी समाज में मान लिए जाते हैं और लोग उन्हीं के आधार पर नारे देने लगते हैं। और इन्हीं नारों का परिणाम होता है जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे लोगों का। मैं जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में अगले कल के वक्तव्य में रखूँगा। आज मैं अपने विचार को केंद्रित रखना चाहता हूँ, वो केवल और केवल शिक्षा पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। आज़ादी मिलने के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा।
गांव से बहुत सारे लोग शहरों में निकल कर पढ़ने आए। गांव के अंदर जगह जगह इंटर कॉलेज बनने शुरू हुए। जो भी थोड़ा बहुत धनी व्यक्ति थे वो सारे के सारे वो विद्यालयों की स्थापना में जुट गए। और जब वो स्थापना में जुटे तो आगे जो नई पीढ़ी आई विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में, वो गांव से जुड़ी हुई थी। और देखते ही देखते गांव से जुड़े हुए लोग बहुत तेजी से छा गए। गांव के लोग इंटरमीडिएट तक पढ़ने के बाद शहरों में जब स्नातक की शिक्षा के लिए आते तो वो इतने धीर गंभीर और सुदृढ़ शिक्षा वाले होते थे कि शहर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा करते थे। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि यह कार्य मेरे पिता ने स्वयं किया। मेरे पिताजी गांव से इंटरमीडिएट करने के बाद जब शहर में स्नातक की शिक्षा के लिए पहुँचे तो उन्होंने शहर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। और ऐसे मेरे पिताजी नहीं, इस उत्तरी भारत में हिंदी क्षेत्र में प्रत्येक गांव में इस तरह के लोग फैले हुए थे। तो शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ा, गांव जैसे जैसे संचेतन हुआ, निश्चित रूप से छुआछूत था, निश्चित रूप से भेदभाव था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा था वो छुआछूत और भेदभाव कम हो रहा था। ऐसे समय पे 1977 में नेहरू परिवार को राजनीतिक रूप से हार का सामना करना पड़ा। यह जो हार थी ये निश्चित रूप से ग्रामीण संचेतना के कारण थी। इसका कोई बड़ा राजनीतिक आधार नहीं था, क्योंकि अगर कोई बड़ा राजनीतिक आधार होता तो निश्चित रूप से नेहरू परिवार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाता। बिना राजनीतिक आधार के सत्ताच्युत होने के बाद नेहरू परिवार ने अपना तमाशा शुरू किया और देखते ही देखते 3 वर्ष के अंदर जो भी सरकार बनी उसको हटना पड़ा। और जब वो सरकार हटी तो पुनः नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। और इस बार जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से ग्रामीण क्षेत्र और भारत के विकास पे काम करने शुरू किए। और इनमें एक काम था भारत में मातृभाषा के माध्यम से स्नातकोत्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना। मुझे याद है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय गठित हुए। हिंदी माध्यम की अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशन होने लगी। राज्य स्तर पर हिंदी संस्थान, चाहे वो बिहार का हिंदी संस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के संस्थान हो, उन्होंने हिंदी की अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करनी प्रारंभ की। और एक माहौल सा सन 80 के आसपास एक माहौल सा बनना शुरू हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का स्तर एक अच्छे स्तर पे पहुंचने लगा। अचानक 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या होती है। 31 अक्टूबर की रात्रि उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। राजीव गांधी चुनाव जीतते हैं और भारत में पहली बार सहानुभूति की लहर पे सवार होकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पे काबिज होते हैं। देखिए भारत की जनता कितनी भोली है कि वो प्रचंड बहुमत के साथ उनको विजयी बनाती है। लेकिन वे राजीव गांधी, जिनका सीधा संबंध एक विदेशी धर्म से था, उनकी ससुराल एक ऐसे देश में थी जो ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र रोम, जिसे आज वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, में थी। और वो उस प्रभाव से बच नहीं पाए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, निर्भीकता के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई और आज 2020 आ गया। 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी शिक्षा नीति को नहीं बदल पाई।
लेकिन उस समय आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि 1985 के 12 महीने, 1986 के जून तक के 6 महीने और 1984 के नवंबर और दिसंबर, 31 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली, नवंबर और दिसंबर 12 और 18 और 2 20, केवल 20 महीनों में भारत में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। और इस नई शिक्षा नीति की जो खास बात थी वो ये थी कि बहुत तेज़ी से हिंदी माध्यम के उच्च स्तरीय शिक्षा देने वाले विद्यालय जो प्रकट हो रहे थे, शिक्षा का जो स्तर, ग्रामीण शिक्षा का जो स्तर ऊंचा हो रहा था, एक झटके में इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से उस ग्रामीण शिक्षा के स्तर को धरातल में पहुंचा दिया। लोगों के दिमाग में एक नई चीज डाल दी गई कि बिना अंग्रेजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE जो बनाया तो इसलिए गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों, सेना के जवानों या विदेशों में विदेशी दूतावासों में कार्य करने वालों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से उन्हें शिक्षा देंगे, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य का अलग सिलेबस होगा, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कठिनाई होगी। इस उद्देश्य से जो CBSE बनाई गई थी, उस CBSE को शिक्षा का सबसे बड़ा मार्केट बना दिया गया। उस CBSE ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को धड़ाधड़ मान्यता देनी शुरू की और उस दौर में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने अपने अपने शहरों में, अपने अपने जनपदों में दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूलों की, भव्य स्कूलों की श्रृंखला खोल डाली। बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी का सीधा संबंध दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित और जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन के देवते सलमान खुर्शीद से है। सलमान खुर्शीद आज भी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। इस दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने भारत भर में ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि जगह जगह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुल गए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस तमिलनाडु से विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग निकल के आए, वहाँ भी इतने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं हैं जितने उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। मित्रों, यह एक सीधी साजिश थी और इस साजिश के अंतर्गत मैं खुल के बोलना चाहूँगा, विद्या भारती अपने सरस्वती शिशु मंदिरों और विद्या मंदिरों के माध्यम से शिक्षा के स्तरों के मानदंड को उच्च रखते हुए बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही थी। उसको ध्वस्त करने के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय लाए गए। उसके दो फायदे, एक फ़ायदा तो ये हुआ कि भारतीय संस्कृति गर्त में गई, युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति से अवगत नहीं हो पाया। दूसरा फ़ायदा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छी और बेहतर शिक्षा से वंचित हो गए और वंचित होने के बाद वो केवल वोटर और वोट बैंक के रूप में परिवर्तित हो गए। उनके अंदर से संचेतना समाप्त हो गई। आज गाँव के इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ के आने वाला बच्चा शहर में आकर मेरे पिताजी के ज़माने की तरह ट्यूशन पढ़ाकर काम नहीं चला सकता, बल्कि वो अपने पिताजी की जमा पूंजी लेकर कोचिंग करने के लिए शहर आता है, अपने पिताजी की जमा पूंजी को खर्च करने के लिए शहर में आता है। जबकि मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि बेटा, मैं ट्यूशन पढ़ा के जो पैसा बचता था उससे अपनी माँ के लिए धोती खरीद के ले जाता था। कितना बड़ा दश परिवर्तन हुआ, कितना बड़ा सांस्कृतिक अवरोध उत्पन्न हुआ, ये बहुत विचारणीय है। और मित्रों, एक तीसरा फ़ायदा और हुआ, और वो फ़ायदा ये हुआ कि जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उसकी जेब से अंग्रेजी शिक्षा के नाम पे, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ी पूंजी इन व्यापारियों, इन
शिक्षा के व्यापारियों के हाथ में जाने लगी। और इसके अलावा चौथा एक और फ़ायदा हुआ, और वो चौथा फ़ायदा ये हुआ कि विदेशी ईसाई मिशनरीज़ को काम करने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न हुआ। आज आप देख रहे हैं कि जो वामपंथी तरह तरह की बातें बकते हैं और सीधे आप पे, अगर आप उनसे बहस करें सोशल मीडिया पे, तो सीधे आपसे कहते हैं पहले पढ़िए, पहले पढ़ लिख लीजिए। और अगर आपने तर्क देना शुरू कर दिया उनको, तो वो जान जाते हैं कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये आदमी संस्कृति का अध्ययन किया हुआ है, तो वो तुरंत आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे। फिर उनमें इतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो टिके रहें और आपसे बहस कर सकें। तो मित्रों, आज जो मेरा प्रसंग है, हमें निश्चित रूप से मातृभाषा के अध्ययन पे आना होगा। यह सरकार इस काम को करना चाहती थी, लेकिन यह काम अटक गया। पूरा का पूरा शिक्षा नीति का ड्राफ्ट अटका हुआ है, केवल और केवल भाषाई विरोध के कारण। तो ऐसे में हम लोगों पर, जो राष्ट्र के प्रति चिंतन करने वाले बुद्धिजीवी हैं, जो विचारक हैं, जो रचनाधर्मी हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो सारे विचारकों को एक सूत्र में बांधें। स्थानीय स्तर पर एक एक अपनी अपनी व्यक्तिगत संस्थाओं को बनाने से कोई भला नहीं होने वाला। आप अपनी एक व्यक्तिगत संस्था बना के निश्चित रूप से आप थोड़ी देर के लिए डीएम को बुला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने क्षेत्र के एमएलए को बुला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने सांसद को बुला सकते हैं, और बाय द वे वो एमएलए और सांसद मंत्री है तो मंत्री के रूप में उसको बुला सकते हैं, या आपकी थोड़ी ज़्यादा जान पहचान है तो किसी राज्यपाल को बुला सकते हैं, आप किसी मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम में बुला सकते हैं। लेकिन ये सब बुलाना आपके कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपके जाने के बाद आपने लाख उस संस्था पे मेहनत की हो, वो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ था, आपको कोई याद नहीं करने वाला। हमें मिलकर निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए काम करना होगा। हमें सारे रचनाधर्मियों को ये बात समझानी पड़ेगी कि हम कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हम मुट्ठी भर वामपंथियों को केवल और केवल अगर जवाब दे सकते हैं तो एकजुट होकर दे सकते हैं, एक सूत्र में बंध के दे सकते हैं। और इसीलिए मित्रों, राष्ट्रवादी लेखक संघ की इस अवधारणा का जन्म हुआ। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी लेखक संघ की जब स्थापना भोपाल के मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव में हो रही थी, तो मुझसे कहा गया कि अध्यक्षता आप ग्रहण करो। मैंने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ किसी पद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं संयोजक के रूप में अपना काम करता रहूँगा, कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना कार्य करता रहूँगा। इसके अध्यक्ष के रूप में एक अध्यक्ष मंडल होगा, और वो अच्छे विचारकों का अध्यक्ष मंडल होगा। और हमने उस अध्यक्ष मंडल का, मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता दूं, अभी तक हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है। कई लोग तो हम ऐसे हैं जो आपस में मिले ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए ग्वालियर में अतुल गुप्ता जी, हमारी और उनकी आपस में भेंट नहीं हुई। गोरखपुर में आदरणीय नित्यानंद श्रीवास्तव जी, हमारी और उनकी आपस में रूबरू भेंट नहीं हुई, लेकिन हम काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हमें मिलने की आवश्यकता नहीं, हमें एक शहर का होने की आवश्यकता नहीं। हम जहाँ हैं वहीं से इन वामपंथियों के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक चिंतन कर सकते हैं। मैं कल जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में बोलूँगा। मैं उन चीज़ों को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ जो बहुत सारी जानकारियाँ हमारे राष्ट्रीय चिंतन करने वाले युवाओं को नहीं हैं। वो जानकारियाँ उन तक पहुँचें कि कहाँ से रास्ता बदला, कहाँ से ये विकृति पैदा हुई, कहाँ से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। और जब तक हम इन पे ध्यान नहीं देंगे और अपने साथियों को नहीं बताएंगे, लोगों के मन में एक भय बना रहेगा। विषय और भी थे, मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप इस विषय पे बोलिए, पालघर के विषय पे बोलिए, इस विषय पे बोलिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, तात्कालिक विषयों पर बोलना उचित नहीं है। हम क्रमशः उन विषयों पर बात करेंगे जो हमारे राष्ट्रवादी चिंतन के लिए आवश्यक विषय हैं। मित्रों, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोरोना संकट के समय। हम लोग कोरोना संकट पर एक आलेखों की पुस्तक ला रहे हैं। लगभग 35 विषय निर्धारित किए हैं
कोरोना पे, और उन 35 विषयों के माध्यम से जो भी ये घटित हो रहा है उन घटनाओं का सही विश्लेषण आपके सामने लाने की कोशिश होगी। हमें मालूम है कि कोरोना पर बहुत पुस्तकें आएंगी, लेकिन हमें यह भी पता है कि उन पुस्तकों में से अधिकांश वामपंथी दृष्टिकोण की पुस्तकें होंगी। अतः राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की पुस्तक होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम बहुत ही गंभीर मनन चिंतन करके कोरोना संकट से संबंधित समस्त पहलुओं को एक स्थान पर लाने के लिए जुटे हुए हैं। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप लोग भी इन चीज़ों पर जुटें और हम लोग मिलकर काम करें। मैं 2-3 चीज़ें, कल मुझसे कहा गया कि आप प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रश्नों पर भी ध्यान दिया करें। तो मैं बिल्कुल आपके जो प्रश्न स्क्रीन पे मुझे नज़र आएंगे मैं उन पे जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग नमस्ते कर रहे हैं। प्रांशु तिवारी, दीपांकर द्विवेदी, अनूप कुमार जी, राहुल पाठक जी और आदित्य विक्रम जी, सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ललित तोमर जी, सुनील प्रकाश भारद्वाज जी और अभिषेक प्रेमा जी, संदीप कुमार दास जी, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं जिज्ञासु जैनेंद्र जी, मैं इनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वामपंथी अक्सर ब्लॉक करके चले जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादियों को हमने ठान रखा है कि किसी को ब्लॉक नहीं करना है। जिज्ञासु जैनेंद्र जी जब वाचिंग के लिए उपलब्ध हैं तो मैं इनको बता दूं कि ये देश, ये संस्कृति विपरीत संस्कृतियों का क्षरण नहीं करती। बामयान में जो बुद्ध खड़े हुए थे, वो बुद्ध जाने कब से खड़े हुए थे। उनको नष्ट करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अफगानिस्तान नहीं गया। बर्मा में संत असीम विराथू अहिंसा के पुजारी होते हुए बौद्धों को एकजुट करने के लिए जुट पड़े, तो वहाँ उनका संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघी चड्ढीधारियों से नहीं था। ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है। श्रीलंका के चर्च में जो हत्याएं की गईं, उनको करने वाले संघी और चड्ढी नहीं थे। मैं आपको बता दूं, पालघर में संतों की हत्या, जिस तरह के वीडियो आए हैं, वो किसी ने भी किए हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो जमाती हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो जिहादी हों, सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से वीडियो में दिख रहा है कि वो निरीह संत अपने बचाने की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस वाले उनको सौंप रहे हैं भीड़ को। ऐसा तो झारखंड में भी नहीं हुआ। झारखंड की घटना में वो व्यक्ति चोर था, मोटरसाइकिल चोरी की थी। और इस देश में मेरी उम्र इतनी हो गई, चोर के पकड़े जाने पर अक्सर कर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो संतों को ही चोर बना के उनकी हत्या कर दी गई। और साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि कोई चोरी जैसा प्रसंग ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि एक भी वामपंथियों के लिए मैंने बहुत सुंदर नाम रखा है, हरामपंथी। एक भी हरामपंथी आवाज़ नहीं लगा रहा है, बल्कि सफाई देने में जुटे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, इस मॉब लिंचिंग को करने वाले मुस्लिम नहीं हैं। महाराष्ट्र की सरकार तथ्यों में हेरफेर करती है, छिपाती है। पश्चिम बंगाल की सरकार तथ्यों में हेरफेर करती है, छिपाती है। और तो और दिल्ली और राजस्थान जैसे लोगों ने भी अपने यहाँ के कॉलमों में जमातियों से संक्रमित रोगियों का जो कॉलम था वो हटा दिया। आप क्या समझते हैं कि छिपाकर, किसी भी चीज़ को छिपाकर आप अपने आप को स्थापित कर लेंगे? पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी करतूतों को देखता है, धिक्कारता है, थू करता है आप लोगों पर। आप किस तरह से तथ्यों में तोड़ मरोड़ करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर पालघर में हिंदुओं ने ये काम किया है तो उनको भी फांसी पे लटकाया जाए। वो भी हिंदू, इसका मतलब वामपंथियों से प्रभावित हैं। ऐसे जितने भी हिंदू हैं जो संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, उनको फांसी पे लटकाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, भ्रम मत पालिए। ये देश जागृत हो रहा है और इस कोरोना संकट ने इस देश को और ज़्यादा जागृत किया है।
कुछ लोग डरा रहे हैं, एक दो ट्वीट आए हैं अरब के देशोशों से, तरह तरह की जब रिपोर्टिंग हो रही है प्रधानमंत्री के लिए, तो कुछ लोग डरा रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। 1991-92 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तब भी, छोड़िए आप लोग तो सोशल मीडिया पे डरा रहे हो, उस समय तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री डरा रहा था कि पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, ये आना बंद हो जाएगा, वो आना बंद हो जाएगा। अरे पेट्रोल नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इस देश की जनता बिना पेट्रोल के काम चला लेगी, लेकिन इस देश की जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है और जागृत होगी। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था, जानबूझ के मैंने ये बात छेड़ी कि अगर कौतूहलवश कोई हमारे बीच आ रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, आप तर्क करिए, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, हम भी तथ्यों को ला रहे हैं। आप रहिए, कल जोगेंद्र नाथ मंडल पे बात करेंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या क्या हुआ, इस देश के साथ क्या क्या हुआ, हम कल बात करेंगे और आपके पास जितने तथ्य हों आइएगा। अनूप कुमार जी का एक प्रश्न है, सर यदि कोई छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ता भी है तो उसे व्यवस्था इंजीनियरिंग और मेडिकल में इंग्लिश लेना ही पड़ता है। मित्र, मैंने कल ही कहा था कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे विषयों की स्तरीय पाठ्यवस्तु मातृभाषाओं में परिवर्तित नहीं की है। जिन 34 देशों की मैं बात कर रहा हूँ, वे 34 देश, उनके विद्वान जैसे ही कोई नया शोध पत्र आता है अपनी मातृभाषा में बदलने में जुट जाते हैं, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम लोग प्रेम के गीत गाते हैं, हम लोग इसके गीत गाते हैं, हम लोग उसके गीत गाते हैं। मित्रों, कवि वो जो समाज के लिए जागृत होकर काम करता है, कवि वो जो जनता को जागरूक करता है, कवि वो जो जनता को जोड़ता है। बाकी सब तो भाट हैं और भाट ही रहेंगे। राजीव दत्त जी देख रहे हैं, मेरा नमस्कार है। सुनीता शर्मा जी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, मेरा नमस्कार। मेरे साथी उमेश यादव, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अनूप कुमार जी, आप कह रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कमी है कि बिना इंग्लिश के आगे की पढ़ाई पूरी ही नहीं कर सकता, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने अभी बताया कि अभी तो शिक्षा व्यवस्था जैसी है वैसी रहने दीजिए। ढूंढिए ऐसे लोगों को जो मातृभाषाओं में पाठ्यवस्तुओं को परिवर्तित करने का काम करें। और मैं अपने राष्ट्रवादी लेखक संघ के साथियों से ये अनुरोध भी करूंगा कि हम लोग 2-3 तरह की विंग अपने यहाँ बनाएं। जैसे एक विंग इतिहास पे काम करने वाली, एक विंग जो पाठ्यक्रम है। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ काम किया और बहुत कुछ लगातार काम कर रहा है, तो हम ऐसे विषयों के प्रचार प्रसार पे काम करें। कोई रोक नहीं है, ऐसी कोई रोक नहीं है। आदित्य विक्रम जी कह रहे हैं कि आज भी हिंदी को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो महोदय, हिंदी को हे दृष्टि से देखने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोगों के अंदर हीन भावना है। हिंदी हे दृष्टि से देखने की चीज़ नहीं है। हिंदी अपने आप में इतनी मजबूत चीज़ है कि वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी भाषा है। मनीष राय जी वाच कर रहे हैं, मेरा नमस्कार। और रोहित रोमिल शर्मा जी वाच कर रहे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। और डॉक्टर शिवहर्ष सिंह भी हैं, मेरा नमस्कार उनको भी है। और सोनू मौर्य रजनीश, मेरा नमस्कार। कविता बाना जी हापुड़ से, उन्हें भी मेरा नमस्कार। और मैं जिन श्रीवास्तव जी की बात कर रहा था, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी भी ऑनलाइन है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, नमस्कार मेरा। और आपने लिखा पूर्णतः सहमत, बहुत अच्छी बात है। प्रजय शुक्ला जी संभवतः इंदौर से हैं, इन्हें भी मेरा नमस्कार। एस.के. तिवारी जी दिल्ली से, उन्हें भी मेरा नमस्कार। कानपुर से राम तिवारी जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। मुकेश माहेश्वरी जी, जी मुकेश माहेश्वरी जी, आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उठाइएगा और प्रश्नों पे हम लोग बात करें। राष्ट्रवाद क्या है और मानवतावाद क्या है, ये ध्यान रखिए कि आप हिंदू हैं इसलिए मानवतावाद की बात कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं। आप यदि इस्लामिक होते तो जावेद अख्तर की तरह आप फिर ये ना कहते कि मस्जिदों को बंद कर दो, बल्कि ये कहते कि हे मेरे आका फतवा जारी करो कि मस्जिदें बंद की जाएं। आप ट्वीट देखिए जावेद अख्तर का कि वो अपने आकाओं से कह रहा है कि फतवा जारी करो मस्जिदें बंद हों। अरे तुम अगर प्रगतिशील हो, अगर वास्तव में वामपंथी हो, तो यही कह देते कि हे मुस्लिमों शिक्षित बनो, मस्जिदों को बंद करो, तो अच्छा लगता। लेकिन तुमने क्या लिखा, हे आकाओ फतवा जारी करो कि मस्जिदें बंद हो जाएं। चलिए, इसके बाद विवेक बादल बाजपुरी जी,
आपको भी नमस्कार, और संभवतः मुझे लग रहा है कि भोपाल के कार्यक्रम में आप भी थे, मुझे याद आ रहा है। धन्यवाद। और सुनील प्रकाश भारद्वाज जी ने लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने खत्म नहीं किया था, भारत की शिक्षा प्रणाली तो मुगलों के समय नष्ट की गई। यहाँ किसने कह दिया कि अंग्रेजों ने नष्ट किया? मैंने तो खुद कहा कि अंग्रेजों की वजह से व्यवस्थाएं पुनर्स्थापित हुई। सन 1200 से लेकर सन 1700 तक सारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया गया। अंग्रेजों के आने के बाद तो शिक्षा प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई, और निश्चित रूप से जब कोई पुनर्स्थापना करता है तो वो अपने तरीके से करता है। ये तो आज़ादी के बाद हमें विचार करना चाहिए था कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वापस अपने तरीके से पुनर्स्थापित करें, जिस प्रकार की अंग्रेजी न बोलने वाले 34 विकसित देशों ने अपनी अपनी मातृभाषा में अपनी अपनी व्यवस्थाओं को संयोजित किया है। हेमा जोशी जी भी देख रही हैं, उन्हें भी मेरा धन्यवाद। कंचन सिंह जी, उन्हें भी मेरा धन्यवाद। राघव भट्ट जी, उन्हें भी मेरा धन्यवाद। शैलेंद्र अग्रवाल जी, उन्हें भी मेरा धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे करके संख्या बढ़ रही है। प्रभाकर सिंह जी, मेरा उन्हें भी नमन। और जी बिल्कुल कविता बाना जी, आप सही कह रही हैं कि बच्चे शिक्षा भूलकर इंग्लिश भाषा सीखने में लग गए हैं, लेकिन मैं एक जो कमर्शियल कंपनी है मैं उसको सैल्यूट करूंगा, गूगल। भारत सरकार की ब्यूरोक्रेसी तो कभी सोशल मीडिया पर देवनागरी में काम करने की व्यवस्थाएं कर ही नहीं पाती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम ही है कि किसी भी तरह से मातृभाषाएं उलझी रहें। मातृभाषाएं अगर उलझी रहेंगी तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे उनके तरीके से स्पून फीडिंग करते हुए आगे निकलेंगे, और वापस ब्यूरोक्रेसी में वही लोग वापस आएंगे। उनका सीधा सीधा सोचना है। एक बार सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद आदमी सोचता है कि मैं भारत का बेस्ट ब्रेन हूँ, और ये फीलिंग लेके पूरी ज़िंदगी जीता है, और उसी हिसाब से अपने बच्चों को ढालता है, और उसी हिसाब से बाकी जनता के बच्चों की सुविधाओं पे रोक लगाता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय इतनी कोरोना संकट में इतनी मददें और सहायताएं चलती हैं, वो तो भला हो इस शासन प्रणाली का कि इन्होंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डिजिटल किया और सीधे पैसा पहुंच रहा है। वरना इस देश की ब्यूरोक्रेसी प्रारंभ से ही, आज़ादी के बाद से ही गरीब के पैसे को हड़पने में लगी हुई है। ये आप इस बात को जान लीजिए। तो ये आप तय मान लीजिए कि जो बच्चे हैं वो जो इंग्लिश मीडियम का जो प्रभुत्व है वो ब्यूरोक्रेसी रहने देगी। ये तो हमें मजबूत करना है। विशेष रूप से हिंदी के जो प्राध्यापक हैं, हिंदी के जो अध्यापक हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं तो शासकीय सेवा में हूँ, शासकीय सेवा में होने के बावजूद भी बिना कोई परवाह किए, क्योंकि मैं देशद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के निर्माण की बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। ज़्यादातर मैंने शासकीय सेवा में काम करने वाले लोगों को देखा है कि वो डरते हैं। मैं अपने शासन के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं अपने प्रशासन के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं तो भारत की सामाजिक स्थितियों का चिंतन कर रहा हूँ। जब मध्य प्रदेश का एक बड़ा अधिकारी असंग घोष के नाम से सामाजिक विस्मरण कर सकता है, कवि असंग घोष के नाम से सामाजिक विस्मरण कर सकता है, नाम बदलकर सामाजिक विस्मरण कर सकता है, अशोक वाजपेयी आईएएस होने के बाद सामाजिक विस्मरण कर सकता है, तो हम राष्ट्रवादियों को किससे डर? जब ये वामपंथी होकर सरकारी सेवाओं में सामाजिक विस्मरण करते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास बड़ा हो, हम लोग आपस में एक सूत्र में जुड़ें। आज भी आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।